नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अवकलन पढ़ चुके हैं, अब हम आपको इस वीडियो में समाकलन सिखाएंगे। और ये अवकलन और समाकलन हम केवल 11th और 12th में जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं उस लेवल पे ही आपको बता रहे हैं, जिनका उपयोग हम हर डेरिवेशन में करते रहेंगे। तो फिजिक्स में जहाँ जहाँ भी अवकलन और समाकलन की आवश्यकता होगी उस लेवल के सवाल हम आपको हल करा रहे हैं, उतना हम आपको बता रहे हैं ताकि आप फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें और उन अवकलन और समाकलन की जहाँ पर आवश्यकता हो उसका आप उपयोग कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं समाकलन। तो दोस्तों, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। और समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई फलन है x से की घात n, तो उसका अगर हमें समाकलन के रूप में उसको लिखना है तो हमें सांकेतिक रूप में सवाल किस प्रकार दिखाई देंगे? I बराबर x की घात n dx के रूप में। या कोई सवाल है x की घात 5 का समाकलन करना है तो हमें इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। तो यह संकेत क्या बताएगा कि हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर पीछे t की घात 5 के रूप में कोई सवाल है, पीछे dt लिखा है, तो वो हमें समाकलन करना है, लेकिन किसका करना है? किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। पीछे dr लिखा है तो r के सापेक्ष करना है। पीछे dy लिखा है तो y के सापेक्ष करना है। तो समाकलन की पहचान यहाँ से देख कर की जाती है कि हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है। समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो जो फार्मूले हमने अवकलन में ज्ञात करे थे उसके ठीक विपरीत समाकलन में होते हैं। जैसे देखिए, हम लिखकर देखते हैं। अवकलन में हमने जो सूत्र पढ़े थे, याद करे थे, वो इस प्रकार थे। पहला हमने सूत्र देखा था x की घात n dy dx x की घात n। इसका सूत्र होता था, घात कहाँ जाती थी? आगे, और एक घात की जाती थी कम। अब समाकलन में इसी x की घात n का जो समाकलन होगा उसका फार्मूला क्या होगा? इसमें घात आगे आकर गुणा में आती थी और एक कम होती थी। तो समाकलन में इसका ठीक विपरीत होगा। एक घात कम होने की बजाय एक घात प्लस होगी और गुणा में लिखने के स्थान पे उसे बटे में लिखा जाएगा, भाग में लिखा जाएगा। अर्थात जो भी घात है उसमें हम एक जोड़ेंगे और जोड़ का लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा समाकलन का पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था dy dx अवकलन में e की घात x। तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। तो e की घात x का उल्टा विपरीत भी क्या होगा? e की घात x ही होगा। तो इसमें भी ये रहेगा e की घात x का समाकलन e की घात x रहेगा। तीसरा हमने सूत्र पढ़ा था dy dx अकेला x हो तो उसका होता था 1। तो यहाँ पर 1 का क्या होगा? 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा? x। देखो दोस्तों, x का अवकलन 1 तो 1 का समाकलन x, अर्थात अवकलन का ठीक विपरीत। चौथा सूत्र हमने पढ़ा था dy dx sin x। sin x का हमने पढ़ा था cos x। तो इसमें sin x का समाकलन होता है माइनस cos x। cos x तो होता है लेकिन का ये माइनस। इसमें dy dx अवकलन पढ़ा था हमने cos x का। तो cos x का होता था माइनस sin x। तो यहाँ पर समाकलन में इसका विपरीत cos x का समाकलन होगा माइनस sin x के स्थान पर प्लस sin x। तो इसमें जो प्लस का होता है समाकलन में वो माइनस का होता है, इसमें जो माइनस का होता है समाकलन में वो प्लस का होता है। फिर एक हमने पढ़ा था dy dx log x का पढ़ा था। log x का अवकलन 1/x होता है। तो यहाँ पर ठीक इसका विपरीत 1/x का समाकलन log x होगा। क्या होगा? log x।
तो आप इतने सूत्र नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी फार्मूले हैं जिसको हम लिखकर देखते हैं। अगला हमारा अवकलन में हमने फार्मूला पढ़ा था tan x का। tan x का क्या होता था अवकलन? tan x का अवकलन हमने पढ़ा था sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो यहाँ समाकलन क्या हो जाएगा? tan x sec स्क्वायर का समाकलन sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा यहाँ पर tan x। बिल्कुल अपोजिट, जिसका अवकलन sec स्क्वायर x से है तो इस जो अवकलन है उसका समाकलन क्या जाएगा? वही चीज आ जाएगी tan x आ जाएगी। फिर इसी प्रकार हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स कोट x का पढ़ा था। कोट x का हमने पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x का हो जाएगा समाकलन माइनस कोट x। फिर हमने पढ़ा था सेक x का अवकलन। सेक x का अवकलन क्या पढ़ा था? सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? सेक x हो जाएगा। और भी फार्मूले हैं लेकिन 11th-12th में हम इतने ही फार्मूले याद करके, इनकी आवश्यकता लगभग पड़ती है इसलिए हम इतने ही फार्मूले याद करके उनका उपयोग करके हम समाकलन को सीखेंगे। तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। तो याद करने की वैसे आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपने अवकलन के फार्मूले याद कर लिए हैं तो उसका जस्ट अपोजिट आपका समाकलन का सूत्र याद हो जाएंगे। तो आइए समाकलन का पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम पहले फार्मूले पर आधारित सवाल लिखते हैं। मान लो x की घात 3/2 का समाकलन करना है। तो सवाल हमें इंटीग्रेशन है इसलिए i बराबर इस रूप में लिखा हुआ आएगा ना। i का मतलब इंटीग्रेशन समाकलन करना है और यहाँ dx लिखा मतलब x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष हमें करना है। तो हमने देखा सबसे पहले कि सवाल में क्या दिख रही है? घात दिख रही है, अर्थात घात वाला सूत्र है। तो घात वाला सूत्र यही सूत्र, ये पहला वाला ही फार्मूला 11th-12th के फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करेंगे तो अधिकांश यही फार्मूला में अधिक से अधिक उपयोग में आएगा। तो इसको आप अच्छे समझें। क्या फार्मूला याद करा था अभी हमने? x की घात n dx का फार्मूला हमने भी पढ़ा था कि जो भी घात उसमें एक जोड़ दो और जोड़ बटे में लिखो। तो ध्यान करेंगे समाकलन। तो जब हम समाकलन कर देंगे तो चिन्ह और dx नहीं आएगा। इनका मतलब होता है समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। जब समाकलन कर देंगे फार्मूला खोल देंगे तो इनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो 3/2 में 1 जोड़ेंगे और जोड़ बटे में लिखेंगे। जैसे जो भी घात है उसमें एक जोड़ो, जोड़ नीचे लिखो। अब सरल करेंगे तो 3/2 प्लस 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 आएगा। 3 इधर 2 5/2 आएगा। तो ये सवाल अपना हो जाएगा सरल 5/2 तो नीचे भी जाएगा 5/2। इसको चाहे गुणा में लिखना तो उलट गुणित करके लिख सकते हो 2/5 x की घात 5/2। तो इस प्रकार समाकलन का घात वाला जो सवाल है उसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब अगर एक से अधिक पद में समाकलन आ जाए, जैसे 3x की घात 2 प्लस e की घात 1 माइनस साइन x dx, ऐसा सवाल आता है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए वही नियम जो अवकलन में था कि अगर एक से अधिक टर्म है तो हम उस चिन्ह का अंदर क्या करते थे? गुणा करते थे। वैसे वैसे ही प्रत्येक पद में हम यहाँ भी क्या करेंगे? चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे। तो i बराबर अचर गुणांक आगे जाएगा। समाकलन होगा किसका? x की घात होगा, उधर से dx का गुणा करेंगे तो dx इसके साथ लेके आएंगे। फिर इस चिन्ह का e की घात x में गुणा करेंगे तो e की घात x dx हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर चिन्ह का साइन x के साथ गुणा करेंगे तो इधर साइन x हो जाएगा, उधर से dx आएगा।
फिर आई बराबर, अब सरल कर लेंगे, जो अभी अपने फार्मूले याद करे थे उनका उपयोग अब हो जाएगा। 3 ऐसा कैसे, ये घात वाला है तो इसका समाकलन आप जानते हो, जो भी घात उसमें एक जोड़ेंगे तो जोड़ नीचे लिखते हैं, ठीक है। प्लस e की घात x का समाकलन e की घात 1 से होता है। आप सूत्र याद कर लोगे तो आपको पता चला जाएगा कि e की घात x का समाकलन e की घात 1 से होता है। साइन x का होता है माइनस कोस x, साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x। इसको और सरल कर लेंगे तो i बराबर हो जाएगा 3 x की पावर 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस e की घात 1 माइनस माइनस प्लस कोस x। इसको और सरल करेंगे तो i बराबर यहाँ बचेगा x की घात 3 प्लस e की घात 1 प्लस कोस x। इस प्रकार समाकलन का जो फार्मूले हमने अभी याद करे थे, अभी लिखे थे, उन फार्मूले का उपयोग करके हम सवालों को इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये एक टर्म वाला है, ये एक से अधिक टर्म वाला है, तो इस प्रकार हम उसको चिन्ह का अलग अलग गुणा करके प्रत्येक पद में जो भी फार्मूला यूज होगा उसका उपयोग करके हम उसको हल कर सकते हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के जो समाकलन है इनको बोला जाता है अनिश्चित समाकलन, और एक और प्रकार के समाकलन होते हैं जिन्हें लिमिट वाले समाकलन होते हैं, जिनको निश्चित समाकलन बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, निश्चित समाकलन। तो जो हमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में डेरिवेशन में जो आवश्यकता होगी वो निश्चित समाकलन की आवश्यकता होगी। उनको कैसे करते हैं तो देखिए, निश्चित समाकलन की क्या पहचान है, कोई भी सवाल है जैसे 1 से 2 और 3 से लेकर 4, ये जो लिखा है 3 से लेकर 4, ये कहलाती है सीमाएं या लिमिट, है ना। इसको नीचे वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, ऊपर वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। तो जिस भी सवाल में लिमिट चढ़ी हुई रहेगी या लिमिट लिखी हुई रहेगी वो सवाल कहलाता है निश्चित समाकलन। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको भी हल करने का सेम वही तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंस। कैसे है, सबसे पहले हमने देखा कि घात वाला है, तो घात वाले को हम कैसे हल करते हैं, जो भी घात है उसमें एक जोड़ेंगे तो जोड़ बटे में लिखते हैं। फिर जो लिमिट है उनको नीचे वाले लिमिट को इधर कोने में दाईं तरफ नीचे लिखेंगे और उच्च लिमिट को ऊपर लिखेंगे। क्या करना है, जो फार्मूला था घात वाला फार्मूला हमने खोल दिया, एक जोड़ दिया, जोड़ नीचे लिख दिया, ये फार्मूला होता है, आपको पता है। फिर एक नया काम किया बना सीमा वाला, निम्न सीमा नीचे, उच्च सीमा ऊपर, और किधर लिखना है, कोष्टक के दाईं ओर। पहले अंदर सोल्व करेंगे कोष्टक को, तो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 3 बटे 3। और अब आपको याद रखना है कि जो लिमिट है ये किसके स्थान पे यूज होगी, चर के स्थान पे। तो इसमें चर कौन है, x है, किसके सापेक्ष हमने करा, x के सापेक्ष। तो चर हमारा क्या हुआ, x हुआ, तो x के स्थान पे इन लिमिटों को रखना है। तो अचर गुणांक हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 3, 3 से लेके 4। अब सबसे पहले जब लिमिट हम यूज करें, चर के स्थान पे लिमिट रखाएगी, लेकिन पहले रखाएगी कौन सी लिमिट, उच्च लिमिट। जिसमें उच्च लिमिट कौन है, 4, तो एक हट जाएगा, उसके स्थान पर 4 आएगा। तो आई बराबर अपना सवाल हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस उच्च सीमा लगाने के बाद क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। तो चर के स्थान में पहले उच्च सीमा लिखी, फिर माइनस लगाया, फिर हम निम्न सीमा रखेंगे। तो निम्न सीमा कौन है इसमें, 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको और सोल्व करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1/3 4 की घात 3। 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 16 64, तो यहाँ जाएगा 64। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 27। 64 में से हम क्या घटा लेंगे, 27 घटा लेंगे, तो 14 में 7 7 3 7 3 बचे 37 बचे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आई बराबर 1/3 इंटू घटाने का आया 37। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 37/3। अर्थात इसमें जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा, निश्चित मान आएगा। कैसा मान आएगा, निश्चित। तो ऐसे लिमिट वाले सवाल निश्चित समाकलन कहलाते हैं। एक बार और देखेंगे, x की घात 2 घात पता है,
तो सबसे पहले हमने घात वाला फार्मूला लगाया, एक घात जोड़ दी, जो नीचे लिख दिया। फिर क्या नया काम करना है, नीचे वाली लिमिट नीचे लिखनी है, ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखनी है और कोष्टक के दाईं ओर। फिर कोष्टक हल कर लेंगे, कोष्टक हल कर लिया। हल करने के बाद जो अचर गुणांक है उनको बाहर लिख देंगे, क्योंकि लिमिट किसके स्थान पे रखी जाती है, चर के स्थान पे। चर कौन है इसमें, x, तो x के स्थान पे क्या रख दिया, उच्च सीमा। फिर हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है, उच्च सीमा के बाद हमेशा माइनस लगाना है बीच में, फिर निम्न सीमा। फिर इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया। एक और सवाल हम देखेंगे जिससे हमें ये स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल और हमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक और सवाल देते हैं हम। साइन एक्स पाई बाय 2 से पाई, ये हमारे पास सवाल है। साइन एक्स डी एक्स सवाल है, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से लेके पाई, या 0 से पाई तक, कोई से भी लिमिट आ सकती है, 0 से पाई बाय 2 लिमिट। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें याद करना है जो भी फार्मूला दिखे, तो हमें कौन सा फार्मूला दिख रहा है, साइन का। साइन एक्स का फार्मूला हम क्या जानते हैं, समाकलन में सोचिए क्या जानते हैं, क्या लिखा था हमने अभी, साइन एक्स का फार्मूला, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोस एक्स, 0 से लेकर कहां तक, पाई बाय 2 तक। सूत्र लगा दिया, साइन का माइनस कोस एक्स, नीचे वाली लिमिट नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर। अब आई बराबर माइनस को आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, कोस एक्स 0 से लेकर पाई बाय 2। फिर कौन से चर के स्थान पे लिमिट लगाएगी, चर क्या है यहाँ पर, एक्स के स्थान पे लगाएगी पहले उच्च लिमिट, तो माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0t। अब आप जानते हो पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है, बताइए जरा, कोस 90 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आई बराबर हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात इस प्रकार लिमिट वाले सवाल जिनको हम निश्चित समाकलन कहते हैं उनको इस प्रकार हल करते हैं। तो हल वैसे ही होते हैं जैसे अनिश्चित समाकलन होते हैं, केवल इसमें एक काम बढ़ जाता है लिमिट का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लिखता हूं, आप इनको प्रैक्टिस करके स्वयं हल करने का प्रयास करना। कोस एक्स dx 0 से पाई बाय, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल अपना x की घात 3 dx 1 से लेंगे। ये दो सवाल आप हल करके देखिए और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर ये आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, तो फिर हम इनको हल करके आपको बता देंगे। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें जिसका आप लाभ अपने छात्र जीवन में उठा सकें। धन्यवाद।